नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बात अमेठी के साथ। खबर अमेठी से है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जन सुविधा केंद्र संचालक ने पुलिस को पूछताछ के में बताया कि आधार कार्ड बनवाने सेंटर पर वो पहुंची थी, जिसके बाद एक लड़के को जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकला था। सीएमओ ने डीपीआरओ के साथ बैठक में जांच कर पंचायत सचिव से कराई थी और डीपीआरओ और सीएमओ ने आनन फानन में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर आला अधिकारियों से समीक्षा की। एक जन सुविधा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस टीम जुटी है। तो अमेठी से ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला। प्रमाण पत्र बनवाए थे वो नकली है। अरे बच्चन के लिए गौरीगंज ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है नकली है। अब ये तो अब हमको क्या मालूम कि नकली हो गया इसलिए। तो अमेठी से एक खबर है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इससे पहले भी अमेठी और रायबरेली में कई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले सामने आए थे। अब ऐसे में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहीं इसके बाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जन सुविधा केंद्र संचालक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आधार कार्ड बनवाने सेंटर पर पहुंची थी, जिसके बाद एक लड़के को जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकला था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता संजय यादव का। संजय, इससे पहले भी हमने अमेठी से ऐसे कई मामले देखे थे जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सामने आए थे। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? रिया जी, आपको बता दें, जिस तरीके से रायबरेली जिले में एक बड़ा खुलासा किया गया था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, जिसके बाद उसकी आंच में अमेठी जिला भी पूरी तरीके से आ गया था और अमेठी जिले में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उजागर हुए थे, जिसके बाद इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान जो है अमेठी सीएमओ ने लिया था, जिसके बाद 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए लगाई गई थी और सीएमओ अमेठी डॉक्टर अंशुमान सिंह का कहना था कि जांच के आ जाने के बाद हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया वॉइस की खबर का एक दमदार असर अमेठी में देखने को मिला है और उस जांच में जो अमेठी पुलिस है उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि जामो से एक जो आधार कार्ड संचालक है, जन सुविधा संचालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये जन्म प्रमाण पत्र का बड़ा मामला रायबरेली में जिले में देखने को मिला था, वहीं पर अमेठी में भी इसकी जांच पूरी तरीके से थी और अब अमेठी पुलिस जो है, अमेठी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आधार कार्ड सेंटर जो संचालक है उसको गिरफ्तार किया। और जाहिर सी बात है, प्रथम दृष्टिया जो जानकारी है उस जानकारी में रिया जी ये जानकारी निकल के आ रही कि इसके जो तार हैं वो महाराष्ट्र से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से इसका कनेक्शन है। और काफी बड़ा रैकेट यहाँ पर साफ तौर पर कह सकते हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि पुलिस ने कार्रवाई की और एक जन सुविधा केंद्र संचालक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अगर पूछताछ की बात करें, अब तक क्या निकलकर सामने आया संजय? वही जो आधार कार्ड संचालक है, जो जन सुविधा संचालक है, उससे जब पुलिस ने पूछताछ किया तो ये उन्होंने बताया कि जो महाराष्ट्र में इसका जो तार है वहां से बैठे एक शख्स जो है वो जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं। ऐसे में अमेठी पुलिस की एक टीम जो है रिया जी महाराष्ट्र भी निकल चुकी है उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेठी प्रशासन पूरे इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा खुलासा, बड़ा तार जो है, पूरा जो रैकेट है उस रैकेट के खुलासा करने के लिए अमेठी पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। वहीं आधार कार्ड संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भी भेज दिया है। रिया जी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से संजय आपने बताया कि इस पूरे मामले के ये जो पूरा रैकेट चल रहा था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, इसके तार महाराष्ट्र तक जुड़ते हुए, पहले रायबरेली, उसके बाद अमेठी और अब जो तार है वो महाराष्ट्र तक जुड़ते हुए, क्या माना जाए पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ रणनीति के तहत पुलिस आगे बढ़ रही है और किस तरह से और नए नए खुलासे, और पुलिस के शिकंजे में, पुलिस के रडार में अभी और कौन लोग? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस तत्परता से काम कर रही है, अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वहीं अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और पुलिस की एक टीम जो है वो महाराष्ट्र से निकली हुई है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिसका तार इस जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये देखा जा रिया जी तो एक बड़ा खुलासा पुलिस करने जा रही है अमेठी में और जल्द ही इसका एक बड़ा खुलासा जो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगातार जो बात कही जा रही थी और जिसकी खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया भी था और उस पर एक्शन भी अमेठी पुलिस का अब देखने को मिला है। वही जो 30 तारीख को जो सीएससी अधीक्षक गौरीगंज है डॉक्टर राजीव सौरभ, उनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है जिस पर अमेठी पुलिस लगातार काम कर रही है। इंडिया वॉइस की खबर का सीएमओ ने भी संज्ञान लिया था, पुलिस भी ताबड़तोड़ इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन संजय, जिस तरह से एक जन सुविधा केंद्र संचालक का नाम इसमें सामने आता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, क्या माना जाए कि अमेठी में जो अन्य जन सुविधा केंद्र है, क्या वहां जाकर भी पुलिस चेकिंग कर रही है? आगे कार्रवाई उस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है? कहीं न कहीं अमेठी सीएमओ ने जांच की एक समिति बनाई थी और समिति जो है वो अपने सेक्रेटरी के आधार पर जो सचिव थे उनके आधार पर भी जांच करवा रही थी और स्वास्थ्य विभाग जो है अपने जो सीएससी अधीक्षक है उनके आधार पर भी जांच करवा रहा था। तो ऐसे में जो अन्य जन सुविधा संचालक है उन पर भी जांच की जा रही है और कहीं न कहीं ये जन सुविधा संचालक से ही प्रमाण पत्र जारी हुए थे। इस बात को लेकर सीएमओ ने स्पष्ट किया था कि ये जो सीएससी है वहां से जन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो अन्य जो जन सुविधा संचालक है उन पर भी जांच की जा रही है और जितने लोग दोषी निकलेंगे उन पर अमेठी जो प्रशासन है वो कड़ी कार्रवाई शुरू कर दिया है। अभी कई लोगों का नाम आना बाकी है, हालांकि पुलिस जो है ताबड़तोड़ इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी किस तरह से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई जारी है। संजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी संगठनों पर कड़ी नजर रखने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। माहौल खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की भी बात यहां पर सामने आई है। प्रदर्शन की आड़ में अराजक तत्व माहौल खराब ना कर पाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है। अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती, ऐसा सीएम योगी का कहना है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखें। फेक न्यूज का तत्काल तथ्यों के साथ खंडन करने के निर्देश दिए हैं। त्योहारों को देखते हुए 24 घंटे पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्र विरोधी संगठनों पर अधिकारी कड़ी नजर रखें, माहौल खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदर्शन की आड़ में कोई भी अराजक तत्व प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान अधिकारियों को दिए। बिल्कुल भैया, देखिए कल देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक करी और मुख्य रूप से समीक्षा बैठक जो थी वो गृह विभाग की थी, जिसमें एसीएस होम दीपक कुमार, डीजीपी, एडीजी, एलओ और इसके अलावा सभी जोन के जो एडीजी थे वो इस बैठक में मौजूद रहे और कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे और सुदृढ़ किया जाए। आने वाले समय में जो त्यौहार हैं या पर्व है, चाहे वो 15 अगस्त का पर्व हो या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार हो, सभी को देखते हुए पुलिस की सतर्कता कैसे जो है और बढ़ाई जाए, किस तरीके से जो छोटी छोटी घटनाएं आती हैं उसका गंभीरता के साथ में संज्ञान लिया जाए ताकि वो आगे गंभीर रूप ना लें। इसको लेकर उन्होंने निर्देशित किया। महिला के खिलाफ जो अपराध हैं उस पर उन्होंने कहा कि संवेदनाओं के साथ में जो है
इस पूरे मामले की जो है वो सुनवाई करी जाए। कहीं पर भी महिलाओं से संबंधित कोई अपराध आते हैं तो उसको प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। इसके अलावा उन्होंने कई और भी निर्देश जो हैं वो जारी किए, जिसमें उन्होंने सबसे अहम जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है तो उसको लेकर भी उन्होंने निर्देशित किया कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और अगर कोई पूरे लोकतांत्रिक तरीके से किसी बात को रखेगा तो उसको सरकार मानेगी भी और सुनेगी भी। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में अराजकता कहीं पर भी जो है वो पनपनी नहीं चाहिए। इस बात को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखने के लिए भी पुलिस को कहा है कि वो सोशल मीडिया पर जो है वो नजर रखे और कहीं पर भी अगर कोई भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं तो उसका तुरंत खंडन किया जाए और उसके साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो गलत तरीके से सूचनाओं को जो है प्रचारित करते हैं, गलत तरीके से जो है वो कार्य करते हैं। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के जो निर्देश हैं वो साफ तौर पर दिए हैं। तो आने वाले समय में चाहे वो 15 अगस्त हो, उसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी, क्योंकि प्रियम 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट भी जारी हुआ है। ऐसे में क्या कुछ निर्देश यहाँ पर महत्वपूर्ण जो 15 अगस्त या जो आगामी त्योहार हैं उन्हें देखते हुए? बिल्कुल, देखिए जितने भी संवेदनशील इलाके हैं या जहां पर इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिलती है तो वहां पर विशेष तौर पर चौकसी बरती जाए। पुलिस जो है वो 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे। कहीं पर भी कोई इनपुट मिलता है तो उसका गंभीरता के साथ में उसको रिसीव किया जाए और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। और चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो तो ऐसे में महिलाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ कहीं पर भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसका भी पुलिस गंभीरता के साथ में संज्ञान ले और आगे तक कार्रवाई करे ताकि इस तरीके की चीजों की जो है पुनरावृत्ति ना हो और उनको पहले ही रोक दिया जाए। तो ये स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश चाहे वो 15 अगस्त के पर्व को लेकर हो या फिर रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी की गई। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह विभाग की ये समीक्षा बैठक थी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं अब बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। बेहतर विद्युत सप्लाई के लिए यूपीपीसीएल ने कड़े कदम उठाए हैं। हर बिजली फीडर के लिए एक मैनेजर नियुक्त होगा। यूपीपीसीएल विभिन्न डिस्कॉम ऑफिस के रूम में काम करेंगे। इस दौरान निदेशक कार्मिक की तरफ से फाइलों की स्कैनिंग भी की जाएगी। 1912 पर आने वाले शिकायतों के तत्काल निर्देश निदान किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली से जुड़ी किसी को भी कोई समस्या ना हो, इसको देखते हुए यूपीपीसीएल की नई तैयारियां शुरू हो गई हैं। बेहतर विद्युत सप्लाई के लिए यूपीपीसीएल ने कड़े कदम उठाए हैं। हर बिजली फीडर के लिए एक मैनेजर नियुक्त करने की बात यहां पर सामने आई है। यूपीपीसीएल और विभिन्न डिस्कॉम ऑफिस के रूम में यहां पर काम किया जाएगा। निदेशक कार्मिक की तरफ से फाइलों की स्कैनिंग भी की जाएगी। 1912 पर आने वाली शिकायतों को तत्काल यहां पर सॉल्व करने के, हल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डिस्कॉम स्तर पर विद्युत आपूर्ति को लेकर प्रतिदिन रिव्यू करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में निश्चित शेड्यूल के अनुसार विद्युत सप्लाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर्स को तुरंत बहाल करने के और बदलने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यूपीपीसीएल एक बार फिर से तैयारियों में जुट गया है। हर घर में बिजली दी जा सके, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए यूपीपीसीएल ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम, बिजली संबंधित किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, बेहतर विद्युत सप्लाई लोगों को मिल सके, जनता को मिल सके, इसके लिए यूपीपीसीएल ने कई कड़े कदम उठाने का अब निर्णय लिया है। क्या कुछ ये कदम होने वाले हैं? रिया, देखिए 24 घंटे शहरों में विद्युत आपूर्ति जो है पूरी की जा सके, इसको लेकर लगातार यूपीपीसीएल की तरफ से और सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं कि शहरों के अंदर 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे की विद्युत आपूर्ति जो है वो की जाए। और ऐसे में जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला है कि मौसम की मार है, बारिश है, इस वजह से कई जगह पर विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। विद्युत जो है वो कई जगह पर बाधित हो रही थी। लोगों को जो है वो जिस तरीके से लाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब यूपीपीसीएल की तरफ से एक फैसला किया गया है कि जितने भी उसके फीडर हैं उन सभी फीडरों पर एक मैनेजर को तैनात किया जाएगा, जिसका काम होगा इस बात की निगरानी करना कि कितने घंटे लाइट गई, कितने घंटे विद्युत की कटौती हुई, कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही, कहां पर क्या समस्याएं आ रही हैं,
जहां पर ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो उनको बदलने में कितना समय लगता है, तो इसको लेकर ये पूरी निगरानी की जाएगी। निदेशक कार्मिक की तरफ से जो फाइलें हैं उसको स्कैन की जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन फीडरों में जो है वो मैनेजरों को तैनात किया जाएगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। 1912 जो विद्युत आपूर्ति के लिए कंप्लेंट का एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जो शिकायतें आती हैं उसका प्रभावी रूप से निस्तारण किया जा सके, समय रहते निस्तारण उसका किया जा सके, तो इसको लेकर भी पूरी ये योजना जो है वो तैयार की जा रही है। और इन मैनेजरों की जिम्मेदारी जो है उसमें भी तय की जाएगी कि वो वहां पर रहें और इस बात को सुनिश्चित करें कि 1912 पर जो शिकायतें आई हैं उसका तुरंत समाधान हो, लोगों को त्वरित समाधान जो है वो मिल सके, यानी कि विद्युत आपूर्ति जो है वो बेहतर हो सके। उसको लेकर ये कदम यूपीपीसीएल की तरफ से उठाया गया है। सरकार की प्राथमिकता में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जो है वो की जा सके। कई जगह पर इसको कहीं ना कहीं करने में सरकार और यूपीपीसीएल जो है सफल भी हो रहा है, लेकिन कई जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पर चाहते हुए भी विद्युत आपूर्ति जो है किन्हीं कारणों-वश नहीं। बिल्कुल प्रियम, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को विद्युत संबंधित जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि खबरें यही आती है कि लोगों का जो है रोष भी इस बात पर निकलता है। लोग पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचते हैं, दफ्तर पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो आखिर इसको देखते हुए क्या योजना कि आगे चलकर लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो? रिया देखिए, इसीलिए इस मैनेजरों की तैनाती का जो फैसला है वो यूपीपीसीएल की तरफ से किया गया है कि समय रहते हुए समस्याओं का निस्तारण जो है वो किया जा सके, कहीं पर भी विद्युत आपूर्ति। और कई बार प्रियम लोगों की दिक्कत ये भी होती है कि जब वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं कंप्लेन करने के लिए 1912, तो लोग वहां से जो अधिकारी हैं या जिनको भी तैनात किया है वो फोन रिसीव नहीं करते, उनकी समस्या नहीं सुनी जाती और ना ही समस्या का हल होता है। रिया देखिए, 1912 जो हेल्पलाइन नंबर है वो 24 घंटे उपलब्ध रहता है, उस पर समस्याएं सुनी जरूर जाती है, लेकिन कई बार होता है कि जो समय दिया जाता है उसके अंदर उसका निस्तारण नहीं हो पाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के बीच में काफी मायूसी और नाराजगी जो है वो देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लोगों के बीच में भी सरकार के प्रति उदासीनता को लेकर आती हैं और यही वजह है कि इसको लेकर कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि 1912 पर जो भी शिकायतें आ रही हैं और जो उसमें समय बताया गया है कि इतनी देर में जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, तो कम। और यही वजह कि अब यूपीपीसीएल नई कार्य योजना लेकर आए जिससे जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और विद्युत सप्लाई जो है अच्छे से किया जा सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात सुल्तानपुर की कर लेते हैं। खबर सुल्तानपुर से है जहां आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल रैली और प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस 2 रान काकोरी शताब्दी के बलिदान से जुड़ी वीर गाथाओं पर चर्चा और प्रदर्शन तथ्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का गोंडा दौरा है आज। इस दौरान काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन है। इस दौरान सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ मंत्री जी बैठक भी करेंगे। 2 बजे के करीब गोंडा से बनारस के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का गोंडा दौरा है आज। इस दौरान काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक खेलों में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से देश भर में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं अब 2004 के ओलंपिक एवं अर्जुन अवार्ड विजेता अनुज कुमार चौधरी ने 100 ग्राम बड़े वजन के लिए विनेश फोगाट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वो खुद 50 बार इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और वजन को नियंत्रण में रखना खिलाड़ी की खुद की जिम्मेदारी होती है। वहीं उन्होंने कोच की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर उन्होंने कहा कि अगर विनेश फोगाट का वजन बड़ा हुआ था तो उस समय कोच क्या कर रहे थे। बता दें कि विनेश फोगाट मामले में हो रही राजनीति पर भी उन्होंने अपनी ये राय रखी है।
टूर्नामेंट खेला हूँ, 40-45-50 जो भी रहे, तो वहाँ वजन कम करना व्यक्तिगत मेरी अपनी जिम्मेवारी है। मैं आप किस लेवल के टूर्नामेंट में आप खेल रहे हो, ओलंपिक से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं होता, उसमें जिम्मेवारी स्वयं विनेश फोगाट की थी वेट लाने की, और उसके साथ जो कोच थे वो क्या कर रहे थे, उनका क्या काम था। और मैंने देखा वेट लेने में या देने में इस तरह से, अब भाई यहाँ वेट कम कर दिया या साजिश हो गई या वो, तो भाई मुझे ये सब चीज़ें नहीं लगती साजिश, क्योंकि वेट उसी मशीन पे तो अमेरिका ने दिया, उसी मशीन पे इंडिया ने दिया और सबके सामने दिया। वेट कम लाना ना होना तो वो कोचों की जिम्मेवारी थी, जो कोच थे उन्हें देखना चाहिए था भाई आपके रेसलर की कल बाउट है, उसमें कितना, इसमें क्या खा रही है क्या पी रही है, क्योंकि आदमी जब वेट तोड़ता है तो उसे भूख लगती है और वो इधर उधर जाके कुछ ना कुछ चीटिंग कर लेता है, इस कारण। और जो वेट का एक लेवल होता है, जैसे हम एक शरीर है ना, शरीर एक जगह जाके जवाब दे देता है, वो उसमें आप आधा घंटा 1 घंटा दौड़ते रहो, कुछ भी करो, 2 तरीके वेट घटाने का ये है भाई, आप दौड़ोगे तो जैसे वैसा कच्चा वेट होगा तो वो पसीने के जरिए, पानी के जरिए बाहर निकल जाएगा 100-200 ग्राम 500 ग्राम, तो पसीने के बाद जब हम वर्कआउट करते थे या खिलाड़ी भी करता था कोई, नॉर्मली यदि वो स्वस्थ है उस तरह, तो एक ट्रेनिंग में 2-2.5 किलो वेट घटा देते हैं। जो सीनियर खिलाड़ी है पूरे इन्होंने भी घटाया होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर दूसरे पक्ष पर हमला कर रहा है। झगड़े की सूचना पर इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जीत का परचम लहराया, जिसके बाद काशी के लाल ललित के घर वापसी पर जश्न मनाया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रोंज मेडल जीतने पर टीम के सदस्य ललित उपाध्याय के पैतृक आवास वाराणसी में उपस्थित परिजनों ने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने जश्न मनाकर यादगार बना दिया। देश की टीम ने विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया और पदक लेकर स्वदेश लौट गई। इस अवसर पर उपस्थित काफी संख्या में लोगों ने हर्षोल्लास के बीच टीम का प्रदर्शन देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश से खाली हाथ न आए हैं भोलेनाथ। सेमीफाइनल में क्या हुआ वो तो उनकी लक, लेकिन इस बार मेडल जरूर लेके आए। खाली हाथ मेरे बच्चे न आए, इतना मेहनत किए, बहुत निराश हो जाएंगे। और कुछ नहीं हमने भगवान से मांगा, बस यही कहा। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपके बच्चे हैं, खाली हाथ मत आने देना उनको। उतार चढ़ाव तो वह भाई गेम है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है। बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। बहुत खुशी है भैया, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इतनी खुशी है जिसको कि हम जबान से नहीं कह सकते, इतना खुश है। आप समझिए कि बच्चों का मेहनत जो है रंग लाया, और ये लोग, इनको सेमीफाइनल जीतना चाहिए था लेकिन नहीं जीत पाए, लक नहीं साथ दिया। आज इनको जीतना ही जीतना था। ईश्वर की कृपा है, इनके मेहनत का फल है कि हम लोग जो है आज मेडल जीते। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव वाला मैच रहा। स्पेन भी अच्छा खेली, लेकिन हिंदुस्तान ने उसका डट करके मुकाबला किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।